क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। हमें दो हीटर गिवन है और उनकी रेटिंग जो है 1000 वॉट और 250 वोल्ट है दोनों के लिए, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट के अक्रॉस। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना टोटल पावर ड्रॉ करेगा सप्लाई से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, P को हमने रिप्लेस कर दिया है R से। ठीक है, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो यहां से हम V स्क्वायर करेंगे तो 250 इंटू 250 अपॉन पावर से हम जब डिवाइड करेंगे 1000 तो हमें कितना मिलेगा 62.5। ठीक है, हमें इतने ओम का रेजिस्टेंस मिल गया है एक हीटर में, लेकिन टोटल दो हीटर हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप। एक हीटर ये हो गया, इसी के साथ सीरीज में दूसरा हीटर भी हमने कनेक्ट किया है। तो सिंगल का कितना है 62.5 है, इसका भी 62.5 हो जाएगा। हमने सप्लाई कितना लगाया है, यहां पे सप्लाई हमने कनेक्ट किया है 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट का सप्लाई हमने कनेक्ट किया है। अब हमें सिंपल सा जो है यहां पे करंट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओवरऑल जो पावर है सर्किट के अंदर का वो निकल आएगा। तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें यहां से 125 ओम मिलेगा। ठीक है, अब वोल्टेज हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, हम यहां पर जो आई है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जब हम 250 को 125 से डिवाइड करेंगे तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो पावर जो है, पावर इनपुट, जो इनपुट पावर हो रही है सर्किट में वो कितना हो जाएगा, V इंटू आई, सप्लाई वोल्टेज इंटू करंट इनपुट टू द सर्किट। तो 250 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर दैट इज द 500 वॉट। ठीक है, 500 वॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है। इसमें हमसे पूछा गया है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है किसी एक नेटवर्क के लिए जिसमें 5 रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में और प्रत्येक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 10 ओम है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो जब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन यहां पर जो पांचों की पांचों रेजिस्टेंस हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और सबकी वैल्यू कितनी है, सेम है 10 10 10 10 एंड 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आर इक्विवेलेंट बताना है, यानी कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही रहती है और वो पैरेलल में कनेक्ट रहती है तो आर इक्विवेलेंट और आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाती है, ओवरऑल जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल जो गिवन है पैरेलल में कनेक्टेड, और कितनी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है वो n हो जाएगा हमारा। तो यहां पे जो r का वैल्यू है वो हमें 10 गिवन है और नंबर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो 5 रजिस्टर्स हमें कनेक्ट करना है। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, हमें 2 ओम मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमें एक स्ट्रिप गिवन है। ठीक है, एक कॉपर की स्ट्रिप है जिसका रेक्टेंगुलर शेप है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम है। ठीक है, यानी कि समझिए सिंपल सा हमें एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इसमें कॉपर मटेरियल यूज किया है हमने और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, मान लिया हमने R1 कितना हो गया 2 ओम हो गया। ठीक है, ये कॉपर से बना हुआ है। ठीक है,
अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमने एक मेटल लिया है, ठीक है, और उस मेटल की रेजिस्टिविटी ट्वाइस दुगनी है कॉपर से, ठीक है, यानी कि हमने मटेरियल को चेंज कर दिया है, ठीक है। यहां पे देखते हैं हमने एक सिमिलर रेक्टेंगल बनाया, इसका मटेरियल हमने चेंज किया है ट्वाइस रेजिस्टिविटी से, तो ओवरऑल जो यहां का रेजिस्टेंस होगा इसकी रिस्पेक्ट में R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2, क्योंकि हमने दोगुना कर दिया है रेजिस्टिविटी को, तो 4 ओम हमें R2 की वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। ये R1 था, ये कॉपर की रिस्पेक्ट में था, और ये हमने यहां पे मटेरियल चेंज कर दिया गया दूसरे केस में, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो कॉपर है उसको कोटेड कर दिया गया है, इसकी देखो थिकनेस सेम है, ठीक है, थिकनेस इक्वल टू दैट ऑफ द कॉपर स्ट्रिप, थिकनेस वगैरह एरिया वगैरह सब कुछ सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है, हर चीज सेम हो गई है, थिकनेस का मतलब हर चीज सेम हो गई है। अब हमसे पूछा गया है जो रेजिस्टेंस होगी कंपोजिट स्ट्रिप की, ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रिप को मिलाकर हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी हमें उसकी बात करनी है। यहां पे देखो, जब मैं इस वाले को इस वाले पर ओवरलैप कर दूंगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉर्नर से जुड़ेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो फाइनली जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, वो आर इक्विवेलेंट क्या निकल कर आएगा, तो जो 2 है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, 4 के, ठीक है। तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 8 अपॉन 6, ठीक है, 2 से हम काटेंगे तो 4/3 ओम आ जाएगा, 4/3 ओम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमसे पूछा गया है कि दिए हुए में से ऑप्शन में से इनमें से कौन सा रिलेशन है जो कि डुअल को नहीं दिखाता है, ठीक है, आपने डुअल पढ़ा होगा, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये डुअल को इंडिकेट नहीं करता है। देखो सबसे पहले समझते हैं क्यों नहीं करता है। देखो सबसे पहले करंट का डुअल हो गया वोल्टेज, ठीक है, इंडक्टेंस का डुअल हो गया क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है, टाई सेट का कट सेट हो गया, ये सब सही है, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस का डुअल हमेशा क्या होता है, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस होता है। और अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस का डुअल हमेशा परमिएंस होता है, ठीक है। तो यहां समझ में हमें आ गया होगा जो डी ऑप्शन है ये पेयर गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ यहां पर कंडक्टेंस आना चाहिए था, ठीक है, तो कंडक्टेंस यहां पे है ही नहीं, तो ये डुअल नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा डुअल रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यू 20 ओम है, ये यहां पे 100 ओम नहीं है, यहां पे केवल 10 ओम है, हिंदी में 10 ओम ही देखो यहां पे सही लिखा है, ये 10 ओम और 5 ओम। इन तीनों की तीनों रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है, तीनों की तीनों रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है हमारा। हमें क्या करना है, हमें इनका इफेक्टिव बताना है, यानी कि आर इक्विवेलेंट बताना है। इसका 20 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 5 हो गया, ठीक है। अब ऑप्शंस को देख के इतना समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर हम कितनी भी पैरेलल रेजिस्टेंस को यूज कर लें, जो सबसे स्मॉलेस्ट पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस होती है उससे कम ही वैल्यू आती है ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कनेक्ट हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो 5 यहां पे सबसे लीस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो 5 वैल्यू से हमेशा कम ही रहेगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20,
ठीक है, यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, 40 एलसीएम आ गया, तो 8 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 4 2 6, 8 6 14, यानी कि 14/40 जब, ठीक है, और यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट है, जब हम r इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/14, तो यहां से हमें 2.85 वैल्यू देखने को मिल जाएगी ओम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वैसे करनी जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से गिवन है कि हमें जरूरत ही नहीं है इतना सब कुछ करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें एक स्टार कनेक्शन गिवन है, स्टार कनेक्शन हमें गिवन है एक, और इस स्टार कनेक्शन में जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा कनेक्शन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो 3 3 3, तीनों की वैल्यू 3 है। अब देखो अगर वैल्यू सभी की सेम है, ठीक है, अगर स्टार में कनेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू R है तो डेल्टा में कनेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 3R हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो तब के लिए है जब वैल्यू सेम हो, और जब वैल्यू डिफरेंट होती है तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो यहां पे जो R है वो सीधे 3R में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें R की वैल्यू कितनी 3 गिवन है, तो यहाँ पे हम 3 × 3 कर देंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 ओम, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा करस्पॉन्डिंग द डेल्टा कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमें एक लैंप गिवन है जिसकी रेटिंग कितनी है 60 वोल्ट और 40 वॉट, इसको कनेक्ट किया है हमने 230 वोल्ट से। तो हमें ये बताना है कि कितने वैल्यू का रजिस्टर हम यूज करेंगे इसके साथ सीरीज में। देखो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, रेटिंग इसकी 60 वोल्ट तक ही है, लेकिन अगर हम कम वोल्टेज की रेटिंग के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाई लेवल की वोल्टेज रेटिंग पर ऑपरेट करेंगे तो हमें उसके सीरीज में एक रजिस्टर जरूर लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आप समझिए सीधे से, इसमें क्या है, हमें ये R एक्सटर्नल हो गया, R एक्सटर्नल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमने क्या किया है, यहां पे हमने ये लैंप का रजिस्टर जो है ये लैंप के लिए हो गया, ठीक है, ये लैंप के लिए अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसको, और इसको हमने ऑपरेट किया है किस पर, सप्लाई पर, 230 वोल्ट की सप्लाई पर हमने इसको ऑपरेट किया है, ठीक है। ये R एक्सटर्नल हो गया और ये R बल्ब के लिए है, लैंप के लिए है। तो हम R कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो R हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में पावर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें सीधे सीधे 90 ओम मिल जाएगा। तो यहां से R की वैल्यू कितनी 90 ओम हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें R एक्सटर्नल को कैलकुलेट करना है, यही हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सीधी सी बात है अगर इसकी जो लैंप है, लैंप के लिए देखें हम पहले, लैंप के लिए पावर हमें कितनी गिवन है 40 वॉट है, और वो सप्लाई हमें इसकी इनिशियल रेटिंग सप्लाई कितनी है 60 वोल्ट है। अगर पावर इतनी है और वोल्टेज सप्लाई इतनी है और रेजिस्टेंस हमने अभी निकाली 90 ओम है, तो इसमें जो करंट है, करंट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि देखो करंट तो हमें सेम रखना पड़ेगा, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर तो सेम होना चाहिए ना, आई स्क्वायर आर जो है इसका सीरीज कनेक्शन में वो 40 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, 40 वोल्ट और ये ओम हो गया, ठीक है। यूनिट पे भी हम फोकस करेंगे। तो आई की वैल्यू V अपॉन आर से हम डायरेक्टली निकालेंगे 60/90, दैट इज द 2/3 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू 2/3 एम्पियर हो गई है, यानी कि सिंपल सी बात इतनी है भैया कि यहां पर इसमें जो करंट एंटर करेगी पूरी सीरीज सर्किट में वो कितनी होनी चाहिए 2/3 एम्पियर होना चाहिए। सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू 2/3 एम्पियर होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे, हमें पता है V = I × R होता है, ठीक है, किसी भी सर्किट में ओम्स लॉ V = IR होता है। हमने सप्लाई कितनी दिया है
230 वोल्ट हमने सप्लाई दी है। आई की वैल्यू, आई हमें 2/3 एम्पियर ही पूरे सर्किट में फ्लो करवानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। और आर की अगर हम बात करें तो आर में दोनों चीज जुड़ेंगी, एक आर एक्सटर्नल जुड़ेगा प्लस यहां पर जो 90 ओम है ये भी जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 690/2 यानी कि 345 बचेगा। यहां पे 3 यहां मल्टीप्लाई हो गया, 2 डिवाइड में आ गया, फाइनली 345 मिल गया हमें, ठीक है। और यहां पे आर एक्सटर्नल प्लस 90, ठीक है। अब इसमें से 90 माइनस कर देंगे, आर एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा 345 माइनस 90, दैट इज द 255 ओम। तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 255 ओम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमें एक वायर गिवन है, ठीक है। एक वायर गिवन है जिसकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। यानी कि हमें आर रेजिस्टेंस का एक वायर गिवन है और इसकी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि सभी जगह बराबर बराबर। अब इसको क्या करा है हमने, हमने इसको m टाइम्स खींच दिया है, m टाइम्स हमने इसको स्ट्रेच कर दिया गया है। कंडीशन यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वॉल्यूम रिमेन सेम, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर किया है। तो हमें बताना है कि हमारी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको पता है, इतना तो हर कोई जानता है भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो R1 और R1 हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है और R2 रेजिस्टेंस है हमारा आफ्टर मेकिंग द चेंज करने के बाद। तो यहां से L1 L2 आ गया। अब ये इनवर्स रिलेशन में है तो ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा A2 और नीचे आ जाएगा A1, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मोटिव हमारा क्या है देखें। तो L2 हमें देखो, लेंथ 2 हमें कैलकुलेट, मतलब लेंथ 2 हमें पता है कितना है, m इंटू L1, क्योंकि हमने L1 को स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है, m टाइम्स। तो लेंथ कितनी आ गई है, L2 इक्वल टू m इंटू L1। अब वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम हमारा कंजर्व है यानी कि सेम है। अब क्या होगा, हमें पता है A1 L1 इक्वल टू A2 L2, यहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A1 L1 इक्वल टू A2, लेकिन यहां पे L2 की जगह हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से L2 पुट करेंगे यहां पे, तो L2 की जगह m इंटू L1 आएगा। L1 से यहां L1 कैंसिल हो गया, तो यहां से आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, हमें यहां से मिला A1 अपॉन A2 इक्वल टू m। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा आसान बैठेगा, ठीक है। हमें क्या मिल गया, A1 इक्वल टू L1 से देखो L1 चला गया तो m इंटू A2, इक्वेशन नंबर सेकंड हमें ये मिल गई है। अब कुछ नहीं बचा, पूरे क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बस 4 लाइन में ही खत्म हो गया। अब बस कुछ नहीं है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे R1 अपॉन R2। L1 एजिटेज रहेगा क्योंकि हमने भाई बेसिक चीज तो हमें लेके चलनी पड़ेगी, है ना। लेकिन L2 की अगर हम बात करें तो L2 में हमने चेंज किया है, कितना किया है, m इंटू L1 का, ठीक है। और अगर A2 की बात करें तो A2 में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम A2 की यहां से बात करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां से निकालेंगे अगर हम A2 की वैल्यू तो A1 अपॉन m आएगी, ठीक है। तो A2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, A1 अपॉन m रखेंगे, और जो A1 है नीचे वो एजिटेज रहेगा। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना मिला, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 बाई m स्क्वायर। हमें, लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में है, हमारा इंटरेस्ट केवल R2 में है, तो यहां से R2 कितना हो जाएगा भैया, m स्क्वायर R1, ठीक है, m स्क्वायर R1। तो यहां पर हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो R2 की वैल्यू m स्क्वायर R1 होगी, ठीक है।
तो एम स्क्वायर इंटू आर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 इनने माना नहीं, वो तो हमने अलग से माना था। आप डायरेक्टली याद रखें, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और वायर को हम जितने टाइम्स खींचेंगे तो जितने टाइम्स हम खींच रहे हैं उसका स्क्वायर होगा, और जो इनिशियल वैल्यू है उन दोनों का मल्टीपल करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब हमारा जो है न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें बताना है रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये एक्स टर्मिनल है, ये एक्स टर्मिनल है, ये बाय टर्मिनल है, तो एक्स बाय टर्मिनल के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी होगी, देखो इन दोनों में सेम ही करंट फ्लो होगी, ये दोनों सीरीज में है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, अगर यहां से आई करंट आई है तो यहां पे I1 जाएगी, यहां पर I2 जाएगी, यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन, ये और ये सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में है, लेकिन ये दोनों जो एक्स बाय के अक्रॉस हैं पैरेलल में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, हम ऊपर वाले को ऐड करेंगे, तो ये 20 हो गया यहां पर। ठीक है, ये x हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, और नीचे भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहां भी 20 आएगा, ये x टर्मिनल है और ये बाय टर्मिनल है। ठीक है, अब ये 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, 20 का पैरेलल हम 20 के साथ करेंगे तो कितना आएगा पैरेलल, भाई 10 आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमसे पूछा गया है जो स्किन इफेक्ट होता है वो किसके केस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसी ट्रांसमिशन। ठीक है, एसी ट्रांसमिशन के केस में स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है ओनली। देखो जहां जहां डीसी वर्ड यूज किए गए हैं वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट केवल एसी ट्रांसमिशन के केस में ही एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमसे पूछा गया है कि कौन से पार्टिकल हैं जो कि करंट कैरियर की तरह कार्य करते हैं मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि धात्विक चालक में कौन से कैरियर हैं। ठीक है, बताना है हमें। तो देखो सबसे पहले अगर कंडक्टर के केस में हम बात करें तो कंडक्टर के केस में केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो करवाने के लिए। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात आ जाती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन यहां पे बात हमारी मेटेलिक कंडक्टर की करी गई है, तो इसीलिए ओनली इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल करंट कैरियर की तरह काम करेंगे मेटेलिक कंडक्टर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हमसे पूछा गया है कि अगर किसी भी कंडक्टर की कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहां पे कंडक्टर की बात हो रही है, इस पे फोकस करना भाई, कंडक्टर की बात हो रही है, की पॉइंट हमारा यही है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है भाई, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर एनटीसी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था कि जब तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि कंडक्टर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हमसे पूछा गया है कि कोई सोर्स है, जब कोई सोर्स मैक्सिमम पावर को डिलीवर करता है, ठीक है, किसी लोड के लिए, ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ द सर्किट, उस केस में सर्किट की इफिशियंसी कितनी होगी। तो भैया इसको तो हमेशा याद कर लो, हमेशा 50% ही इफिशियंसी होती है अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, किसके लिए, लोड के लिए। क्योंकि इसके लिए बेसिकली कंडीशन क्या होती है,
इसके लिए कंडीशन बेसिकली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आप अगर देखेंगे तो उसमें आरटीएच और आरएल दोनों इक्वल होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तभी हमें ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, बेसिकली पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, आरटीएच जब आरएल के इक्वल होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में जो इफिशियंसी होती है वो 50% होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमसे पूछा गया है कि किसी पैरेलल सर्किट में, ठीक है, कोई पैरेलल सर्किट है जिसमें हमने 30 वोल्ट एसी का यूज किया है और इसको डिजाइन किया गया है टोटल करंट के लिए 6 एम्पियर करंट के लिए। ठीक है, अगर हमने इसमें एक फ्यूज भी कनेक्ट किया है, ठीक है, व्हाट हैपन टू द प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी कि फ्यूज, अगर हम रेजिस्टेंस को सडनली चेंज कर देते हैं 2 ओम। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या बोला गया है इसमें बेसिकली। इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक फ्यूज यूज किया है यहां पर, और यहां पर एक जो है सर्किट कनेक्टेड है, और यहां पर हमने 30 वोल्ट की सप्लाई यूज करी है। यहां पर कोई सर्किट है, और जो फ्यूज है, फ्यूज यहां पे केवल 6 एम्पियर की करंट तक को ही जो है सेंड कर सकता है, मतलब जाने देगा आसानी से बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए। अब ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस सडनली चेंज हो जाता है कितना, 2 ओम। देखो लोड है, एक तरीके से हम लोड में ही फ्यूज लगाते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस 2 ओम का चेंज होता है मान लीजिए, तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर 30/2 करेंगे तो लगभग 15 एम्पियर की करंट तो भैया इसी वाले नेटवर्क में आ गई है। समझ रहे हैं आप, 15 एम्पियर करंट इसी वाले नेटवर्क में आ गई है, तो करंट तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो नॉर्मली इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो सर्किट जो फ्यूज के कॉन्टेक्ट हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, और उसका जो कॉन्टेक्ट है वो ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, इट्स ओपन, यानी कि इसके जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसके जो कॉन्टेक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट है जो डिटरमाइन करता है, जो बताता है टोटल पावर इन ए सीरीज सर्किट। ठीक है, टोटल पावर इन ए सीरीज सर्किट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोर्स वोल्टेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स का मतलब यहां पे किससे है, टाइम का मतलब यहां पे गुणा से है, नीचे लिखा है गुणा। जब हम सोर्स वोल्टेज को गुणा करेंगे करंट के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल पावर मिल जाएगी। ठीक है, टोटल पावर हमें मिल जाएगी। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक करंट मिरर है, उसको हम यूज कर सकते हैं एक्टिव लोड की तरह, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट हैज हाई एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, इट हैज हाई एसी रेजिस्टेंस। अब देखिए, जो करंट मिरर है, करंट मिरर का काम क्या होता है, करंट मिरर इज सर्किट डिजाइन टू कॉपी अ करंट थ्रू वन एक्टिव डिवाइस, यानी कि एक वन एक्टिव डिवाइस के थ्रू ये करंट को कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको करंट मिरर कहते हैं। बेसिकली जो करंट मिरर है, करंट मिरर है, ये बीजेटी से बना होता है। ठीक है, बीजेटी से बना होता है। अब बीजेटी की इनपुट रेजिस्टेंस काफी होती है भाई, मेगा ओम में होती है, तो वो काफी हाई है, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं एज अ एक्टिव लोड की तरह, क्योंकि इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इलेक्ट्रिक वोल्टेज की रिस्पेक्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज की रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज के कारण ही क्या होती है, धारा का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। वोल्टेज केजेज करंट टू फ्लो। जब हम वोल्टेज यानी कि एक फोर्स अप्लाई करते हैं तभी जो है करंट का फ्लो होता है।
ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमसे पूछा गया है कि कोई करंट है 5 एम्पियर, वो फ्लो कर रही है एक कंडक्टर में, और उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 200 वोल्ट। तो पावर डिसिपेटेड विल बी, पावर डिसिपेशन है बताना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 5 इंटू 200। जब हमें करंट पता है, सर्किट में कितना करंट जा रहा है, सर्किट का एक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो हम निकाल लेंगे भाई कितना पावर हो रहा है। तो यहां से 1000 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1000 वॉट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हमसे पूछा गया है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी वायर में से फ्लो होता है तो क्या वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यस, श्योर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यस, द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी पे बेस करके तो राइट हैंड थंब रूल बनाया गया है कि अगर आपका थंब जो है करंट की डायरेक्शन में है और जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, घुमाते हैं, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक करंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हमसे पूछा गया है कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है, और वो करंट कर रहे हैं कैरी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो समझते हैं, एक वायर हमारा ये है, एक वायर हमारा ये है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इसके अक्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसके अक्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो इतना आप हमेशा याद रखो, इस चीज को तो डायरेक्टली याद रखो कि अगर दो वायर पास पास में हैं, पैरेलली हैं, और उनमें करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उनमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम वही बात करें कि अगर दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट के केस में जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षित फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सेम इन बोथ द कंडक्टर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे फोर्स का फॉर्मूला, देखो इसका आंसर तो कौन सा हो गया सही, तो देयर इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयर इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम इन बोथ द कंडक्टर विच इज रिमेन इन पैरेलल कंडीशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो गया है। अब हम जो फोर्स आता है दोनों कंडक्टर्स के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। I1 इसकी करंट हो गई है, इसमें I1 करंट हो गई है, इसकी I2 करंट हो गई है, D यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच में, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि हर एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स आएगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये एग्जाम में, ठीक है। अगर फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमसे पूछा गया है कि जो लीकेज करंट है इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम सप्लाई करंट से, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई करंट से कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैक्सिमम सप्लाई करंट अगर आई है
समझिए बात को, अगर मान लिया हमने कि मैक्सिमम सप्लाई करंट जो है वो आई है, तो जो मैक्सिमम परमिशिबल लीकेज करंट की बात करें, एक सेकेंड, आई मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई हमने आई मान लिया। अगर हम लीकेज करंट की बात करें इस केस में, तो लीकेज करंट कितना होगा, आई इंटू 1/5000। अगर हमने कोई रफली वैल्यू मान लिया हमने 10,000 एम्पियर है मैक्सिमम, किसी भी पर्टिकुलर कोई बड़ा सर्किट है उसमें 10,000 एम्पियर की सर्किट करंट जो है वो फ्लो कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। मैक्सिमम सप्लाई करंट है ये, मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें इसमें पता करना है कि लीकेज करंट कितनी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5000 से, यानी कि कितना आ गया भाई, 2 एम्पियर, ठीक है ना। यानी कि अगर मैक्सिमम करंट 10,000 एम्पियर है तो लीकेज करंट 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मैं एग्जांपल भी दे दिया इसीलिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1/5000, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमसे पूछा गया है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर गिवन है नीचे, इनमें से कौन सा फिगर है जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स के लिए दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, आपने देख लिए पूरे के पूरे सिंबल्स देख लिए आपने। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन है फिगर ए। क्या ये फिगर आपको लगता है कोई एनर्जी सोर्स है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिगर बी भी कोई एनर्जी सोर्स है, भाई बिल्कुल नहीं। फिगर आई, भाई फिगर आई ये तो दिख गया ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, भाई बैटरी है, ये बैटरी, ठीक है ना, ये बैटरी है। तो फिगर आई इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि फिगर आई है जो कि ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है, ठीक है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर हो गया, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सही सोर्स है वो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, फिगर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हमसे पूछा गया है एक वोल्टेज है 100 वोल्ट, इसको हमने सर्किट में अप्लाई किया है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो हमें पावर डिसिपेशन बतानी है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस के द्वारा पावर डिसिपेशन होगी वो कितनी होगी। तो सिंपल, हमें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर का फॉर्मूला V²/R से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 100 × 100/10 दैट इज द 1000 वॉट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1000 वॉट। फ्रेंड्स, यहां पर हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर वगैरह भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यही 3 डिमांड रहती है अपनी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।